नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आदाब अर्ज है सभी को। सत श्री अकाल पाजी। वहां पर मिलते हैं आपके इन सवालों के साथ में। ऐसा वादा करके गया था तो उस वादे को पूरा करने के लिए, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपका बड़ा भाई आपके समक्ष वहां पर हाजिर है। ठीक है, तो देखना जरा यहां पर आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपन पहुंच चुके हैं बेटा वहां पर 48 तक, 48 तक वहां पर आपका आ चुके हैं। ठीक है, जितने सवाल अपन ने पहले किए उनसे आगे बढ़ते हैं। अपन सवाल कर चुके हैं 454। अब अपनी बात आ रही है वहां पर 455 वाले सवाल की। तो 455 वाला 455 वाला जो सवाल है वो किस रूप में आपको देखने को मिल रहा है, इसको जरा आप नजर डालें। देखा होगा आपने बेटा वहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास में बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन का। जिस टॉपिक में इसको इंक्लूड करते हैं बच्चा, उसे अपन नाम देते हैं आपका मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब मूल्यांकन से जुड़ा हुआ जो मेथड है आपका, उसके साथ में इसे अटैच करके आपका रखा जा सकता है। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी है, सबसे उपयुक्त गतिविधि है किसके लिए, वहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग आपका टीचिंग होता है, ड्यूरिंग सेशन होता है आपका। तो उस वक्त सबसे उपयुक्त गतिविधि इसमें किसको माना जा सकता है। तो बेटा वहां क्या होता है, जो रोल प्ले या फिर आपका भूमिका का निर्वहन दिया जाता है हम उम्र या समवयस्क का, उसका पृष्ठांकन करना जरूरी है, उनका फीडबैक वहां पर लेना जरूरी है। तो यहां पर ये फाइनल प्रेजेंटेशन ये तो आता है समेटिव में। रिटन ग्रामर टेस्ट है, ये खाली टेस्ट के अंदर चला जाएगा। ये ईयर एंड ओरल एग्जामिनेशन, ये भी आपका समेटिव में चला जाएगा। तो फॉर्मेटिव में केवल एक टुकड़ा वहां पर आपका देखने को मिलता है, और वो टुकड़ा अपने पास में कौन सा बताओ, देखें आपका वहां पर पीयर फीडबैक ड्यूरिंग ए रोल प्ले का। अगले सवाल पे आओ। ये जो शब्द अपने को मिला इग्नोबल, ठीक है, इस इग्नोबल का मीनिंग क्या है। तो ये सवाल आपसे वोकैबुलरी सेक्शन में पूछा जा रहा है, और वोकैबुलरी सेक्शन में आपके लिए सिनोनिम, इसके पार्ट में समानार्थी शब्द के रूप में आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। तो ये जो इग्नोबल है ये होता क्या है आपका वहां पर, ठीक है। नोबल का उल्टा है, नोबल का उल्टा हो गया आपका। मतलब जो सम्मानजनक नहीं है, जो नीच है, अधम है, तुच्छ प्रवृत्ति का है, संकीर्ण मानसिकता का है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, डिसऑनरेबल, और बेस का नाम वहां पर दिया करते हैं। इसमें ऑनरेबल या कॉमन या जेनरस इनके लिए कोई जगह नहीं है। अगला सवाल लो। आपको एक करेक्ट यूज ऑफ नीड मॉडल ऑक्सिलियरी है, उसके रूप में वहां पर पूछा गया। नीड को वर्ब के रूप में नहीं पूछा गया, बल्कि मॉडल ऑक्सिलियरी है, उसके सेंस में आपका वहां पर पूछा गया, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर अगले ने कहा कि आपका कि जो सेंटेंस हैं जो कि करेक्ट यूज में काउंट होते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी के सेंस में, वहां पर उनमें से छांट के बताओ जहां वो मॉडल का काम करता हुआ नजर आता है आपका, तो इसको परखना। यहां नीड्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का काम कर रहा है, यहां नीड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, यहां नीड्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का काम कर रहा है, लेकिन जो नीड नॉट यहां पर है ये बेटा आपका मॉडल ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है। तो यहां ये वर्ब है, यहां ये वर्ब है, यहां पर भी आपका वर्ब है। अगले सवाल पे आ जाएं। The concept of washback effect in testing is about the test's influence on। यहां ये मेथड ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत एक सवाल आपसे और पूछा गया है वहां पर 458 वाला, इसको गौर करो, ये किस पर जुड़ता है आपका, ठीक है। वॉशबैक जो इफेक्ट है, वॉशबैक इफेक्ट वहां पर आप इसे माने तो किसके अंतर्गत वहां पर मानते हुए से चलेंगे। ये पीछे वाले हैं ना, इनका भी आप स्पेशली ध्यान रखना कि कहीं पर आप कोई गड़बड़ी ना कर दें, आपका कहीं पर कोई डाउट वाली कंडीशन आपकी वहां पर ना बन जाए। तो ये जो सवाल आया, एक बेहतरीन सवाल आपको टेस्ट से जुड़ा हुआ वहां पर दिया जा रहा है। इस सवाल को चेक करना 458 वाले को कि अगला हमसे वहां पर बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो परखो जरा इसे। आपका वॉश बैक इफेक्ट का मतलब है टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चे ने क्या सीखा है, उसका वहां पर फीडबैक क्या आया। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टीएलपी से जुड़ा हुआ पार्ट है। ये खाली स्टूडेंट का परफॉर्मेंस नहीं है, केवल टेस्ट की रिलायबिलिटी या वैलिडिटी नहीं है, टोटली ये जिस पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। तो ये जो पैटर्न अपने पास में आता है, इस पैटर्न को अपन बोलेंगे आपका मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत का पार्ट है, जिसमें आपका मेजरमेंट है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग इज देयर। अगले पार्ट में द ईडियम टू क्राई वॉल्फ मीन्स, ये जो ईडियम है कि भेड़िया का रोना धोना, इसका अर्थ क्या है, इसका वहां पर मीनिंग आपका क्या निकलता है, इस सेंस को आपको जहां पर पढ़ने के लिए काम में लेना है, उस चीज को जरा आप इसमें चेक करना, ठीक है। तो जो क्राई वुल्फ है मतलब भेड़िए का चिल्लाना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, इस तरीके से भी कहना, ये क्या है, किसी के सामने आप जो गलत सूचना, गलत चेतावनी है उसको उठाने का काम करते हैं। भेड़िया रोना नहीं आपका, भेड़िया का आना नहीं आपका, फिर भी बताना उसके बारे में। तो यहां पर ये चीजें हैं सच्ची नहीं बल्कि झूठी होती हैं, तो ट्रुथफुली नहीं हो सकता है, इसमें दुख का भाव कहीं नहीं है, भागने का मतलब नहीं, केवल डराने से आपका जुड़ा हुआ सेंस इसमें बोला जाएगा। तो ये पार्ट आपका वोकैबुलरी सेक्शन में फिर से किससे जुड़ जाएगा बेटा, आपका ईडियम से जुड़ जाएगा।
फिर आपका 460 वाला पार्ट है आपका 460 वाला हिस्सा कि द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द लैक ऑफ डेवलपमेंट इन, जो प्राथमिक आपका बाउंडेशन है जीटी मेथड का, ठीक है, जिसमें आपका विकासात्मक जो सोपान है थोड़े कम पड़ जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है, उनकी कमी हो जाती है। तो कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिनके अंदर इनकी कमी आपको वहां पर देखने को मिलती है? तो ये जो अपना क्वेश्चन है बेटा जीटी मेथड का है, टीसीसी मेथड का है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, और इसमें मैंने सिखा रखा है कि एलएसआरडब्ल्यू में आरडब्ल्यू पे वरीयता ज्यादा होती है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग पे वरीयता इसमें सबसे कम रखी जाती है। तो इनको ये नेग्लेक्ट करते हैं, इन पर इनकी वरीयता नहीं होती है। वोकैबुलरी पे होती है, ग्रामर पे होती है, रीडिंग एंड राइटिंग पे होती है। अगला पार्ट द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ये बेटा आपका वोकैबुलरी का पार्ट है। वोकैबुलरी के पार्ट के अंदर ये जो सवाल अपने पास आता है, ये सवाल बच्चा बनता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एक बार फिर कह रहा हूं, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है वो आपसे पूछा गया वोकैबुलरी के अंतर्गत, मतलब पूरे सेंटेंस को एक शब्द में आपको वहां पर खत्म करना है। तो 461 के सवाल के अंदर आपसे पूछा क्या गया, ऐसा अध्ययन जिसमें शब्दों का अर्थ प्रभावी होता है या वाक्यों का अर्थ प्रभावी होता है, उसे सिमेंटिक्स का नेचर कहा जाता है। जहां संरचना की बात आती है उसे आप सिंटैक्टिक कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं आपका, ठीक है। ये चीजें मैं क्लासेस में ग्रामर के पार्ट में बहुत बार आपको समझाया करता हूं। अगला पार्ट कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला सवाल अगले ने आपसे पूछा है, सवाल नंबर आपका 462 वाला, ठीक है। तो इसे अपन सिंपली लिखते हैं कि ये नरेशन का सवाल है, रिपोर्टेड स्पीच का सवाल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सवाल है वहां पर आपका, और सीधा सीधा चेंज आपका करवाया हुआ है। मे से स्टार्ट हो रहा था, बेगर सेड, भिखारी ने कहा मैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो ये ऑप्टेटिव नेचर का सेंटेंस आपके समक्ष वहां पर जाहिर करके लिखा गया है, ठीक है। तो आप गौर करो, यहां पर बेगर ने क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना की है, और मे किसमें चला जाएगा, माइट में, ब्लेस का ब्लेस रहेगा, गॉड का गॉड रहेगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी मानते हुए आपका मी में चला जाएगा। तो यहां सीधा सीधा आंसर यहां से पकड़ में आ जाएगा, ये इसका आंसर वहां पर बन जाएगा। अगर आप चेक करते हैं बेटा तो यहां पर ये पैटर्न नहीं आएगा, सैड वाला इसमें काउंट नहीं होगा, विश्ड वाला इसमें काउंट नहीं होगा, टाउड वाला नहीं होगा। विश्ड वाला कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन बेटा कब होता उस चीज को जरा गौर करना, आपका वो पैटर्न आपके पास तब मिलता जब अपने पास में यहां किसमें जाता, आपका माइट में जाता, लेकिन वो चीज हमें यहां पर मद्देनजर देखने को नहीं मिल रही है। तो देखें बेटा इसमें आपका यहां पर ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है आपका, इनकरेक्ट पैटर्न में नजर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलें, आपका वहां पर 463 पे, द वर्ड कैप्रिशियस मीन्स, ये सवाल बच्चा जिसका है, ये सवाल अपने आप में किस पैटर्न को डिनोट करने वाला है वो जरा समझना। ये सवाल एक बार से वोकैबुलरी पार्ट का है, और इसे अपन सिनोनिम के सेक्शन में रखेंगे आपका वोकैबुलरी पार्ट के अंदर कि कैप्रिशियस के मायने क्या होते हैं 463 के सवाल में। तो कैप्रिशियस वो होता है जब आपकी मनोदशा, मन स्थिति या मनोभाव में, आपके व्यवहार में अचानक आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को अपन कैप्रिशियस का नेचर वहां पर बता सकते हैं, उसके अंतर्गत वहां पर आपका उसे रख सकते हैं। तो इसमें लगातार या निरंतर का भाव इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टडी नेचर इसमें नहीं होगा, पहले से पूर्वानुमान योग्य नहीं होगा, विश्वसनीय नेचर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं, 464 वाले पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साउंड या ध्वनि है जो वॉइस्ड है, जो आपका अच्छे लेवल पर उच्चारित होती है, थोड़ा सा ज्यादा आपके प्रेशर के साथ में बोली जाती है, ऊंचे अंदाज में आपका वहां पर बोली जाती है, जिसमें आपको प्रेशर पड़े, फे बिल्कुल हल्का, से हल्का, टे हल्का, सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पड़ेगा जे, जू, जुबैर, ठीक है, जन्नत, जहन्नुम, जोज़क, ठीक है, जका, इस तरीके से वहां पर। तो ये पार्ट अपने पास में फोनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, फोनोलॉजी के अंतर्गत आपका ध्वनि शास्त्र है, ध्वन्यात्मक लिपि है, उससे वहां पर जुड़ा हुआ पैटर्न आपका बोला जाएगा, ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपके जहन में वहां पर होनी चाहिए। अगला पार्ट में 465 का, ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स, वह वहां पर उपन्यासों को पढ़ने में काफी आनंद लेता है, काफी रुचि वहां पर आपका लेता है। तो इसमें सवाल है कि प्रीपोजिशन सही लगा है या फिर नहीं लगा है, इसको चेक करना। नहीं लगा तो गलती छांटो एबीसी में से, और अगर सही लगा तो आंसर आपका नो एरर दे दो। बड़ा इंटरेस्टेड अपने साथ में फिक्स में इन लेता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इररेगुलर पैटर्न में, तो यहां आंसर नो एरर हो जाएगा। इसमें वहां पर इंटरेस्टेड विद नहीं होता, इंटरेस्टेड एट नहीं होता, इंटरेस्टेड फॉर भी आपका वहां पर नहीं होता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, 466 वाला जो हिस्सा है आपका वहां पर, इसको पढ़ना जरा। ये जो सवाल अपने पास में आ रहा है, ये सवाल कहीं ना कहीं लिंकिंग डिवाइसेस का है, या फिर कंजंक्शंस का है, या फिर आप ये कह सकते हैं कनेक्टर्स का है, या सिग्नल वर्ड्स का है, उनके साथ में इसे आपका वहां रखा जाएगा, ठीक है। तो अगले ने ये कहा कि द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन यूजुअली बिगिंस विद, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ में एक चीज ये भी डाल सकते हैं कि अपने पास में ये पैटर्न किसके नजदीक जा सकता है, बताओ आपका क्लॉज
एनालिसिस के नजदीक भी इसे आपका वहां रखा जा सकता है। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा आपका क्रियात्मक या कार्यात्मक स्तर आपको देखने को मिले जिसमें एडवर्ब क्लोज की बात अपन करते हैं तो जनरली शुरू किससे होता है? बहुत बेहतरीन थ्योरेटिकल सवाल आपसे वहां पूछा जा रहा है। तो बड़ा ये सवाल स्टार्ट होता है इफ या अनलेस से, जो एडवर्ब के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। प्रॉपर वे में प्योर कनेक्टर के रूप में नहीं कहा नहीं जा सकता है। कनेक्टर भी कौन सा? एडवर्बियल कनेक्टर कहा जा सकता है, प्योर कनेक्टर कहा नहीं जा सकता है। अगले सवाल में आओ, द प्लूरल फॉर्म या प्लूरल ऑफ डेटम, ये भी बहुत बार आपका सवाल पूछा जाता है। जनरल नेचर के अंदर बहुत बच्चों को पता नहीं होता बेटा, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो तो सबका सुना हुआ रहता है, लेकिन जो इसके अंदर क्वेश्चन है ना वो वर्ड बच्चों को पता नहीं होता है। तो एक वचन में ये क्या है? डेटम है। लेकिन डेटम का जब बहुवचन आप बनाते हैं तो बहुवचन वहां पर क्या बनता है? आपका डेटा बनता है। कुछ पुस्तकों में डाटा ऐसा लिखा हुआ आता है, उससे आपको बचकर रहना है। तो यहां पर ये क्या बनेगा? डेटा, ठीक है, या फिर आपका वहां पर डाटा नहीं, डेटा ऐसा कहा जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाएं, द लिटरेरी डिवाइस वेयर द साउंड ऑफ द वर्ड इमिटेट्स इट्स मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल बज, हिस, ठीक है। तो ये जो पार्ट आता है ये लिटरेरी टर्म से जुड़ा हुआ आपका साहित्यिक अलंकार है, उसके साथ में इसका नोशन आपका रखा जा सकता है, उसके साथ में इसे आपका जोड़कर बताया जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो नेचर है जहां पर आपका ध्वन्यात्मक एहसास होता है उसे अपन अत्यानुप्रास के नाम से जानते हैं। अनुप्रास तो एलिटरेशन होता है, लेकिन जो अत्यानुप्रास के नाम से जानते हैं वो पार्ट ओनोमेटोपोइया में आता है, जो ध्वनि से संबंधित आपका अलंकार कहा जाता है। तो ध्वनि से संबंधित अलंकार इसी को आपका माना जाएगा। अगले पैटर्न पे आ जाए, जो मेन इंफेसिस है, मुख्य जोर पड़ता है किस पर? आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऊपर पड़ता है, संरचनात्मक आपकी पर पड़ता है, वो कौन से नेचर का पार्ट वहां पर बोला जाएगा? तो एक्चुअल में ये पार्ट फिर से टीचिंग मेथड्स से जुड़े हुए सवाल के अंतर्गत आपका काउंट करके आपके समक्ष वहां पर रखा जा सकता है। तो ये जो पैटर्न आपके पास आ रहा है टीचिंग मेथड्स वाला, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच वाला, तो ये सीधा सीधा सिंटैक्स या स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड आपका वहां पर करने वाला होता है। तो अपन ये कहेंगे जब आपके सेंटेंस पैटर्न्स या वाक्य की संरचनाएं होती हैं, उनकी जो दक्षता है, उनकी जो कुशलता है, उनकी जो पारंगतता है, उसके साथ में इसे अटैच करके आपका वहां पर रखा जा सकता है। और यह पैटर्न माना जाता है मास्टरी ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स के अंतर्गत उसे वहां पर बोला जाता है। अगले पार्ट पे आ जाएं, द वर्ड ट्रांजिएंट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, ये जो शब्द ट्रांजिएंट आपके पास में आया है इसका सिनोनिम अगले ने पूछा है, इसका समानार्थी जो शब्द है इसको अगले ने वहां पर आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है पहले ये जान लीजिए, उसके बाद में आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो ट्रांजिएंट के मायने क्या होते हैं? जो क्षणभंगुर होता है आपका, उसे अपन ट्रांजिएंट के नाम से देते हैं, उसे पढ़ेंगे अपन फ्लीटिंग, ठीक है। जो कम समय के लिए नहीं होता है, कम समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, ड्यूरेबल ज्यादा के लिए होता है, परमानेंट स्थायी होता है, एंड्योरिंग जिसे लंबे समय तक बर्दाश्त किया जा सके। तो एकमात्र शब्द जो इसके क्लॉज है मीनिंग में वो है फ्लीटिंग वाला। अगले पार्ट पे आ जाएं आपका, और ये जो क्वेश्चन आपके पास में कि आई बॉट ए 5 रुपीज नोट, ठीक है, इसमें आपसे एरर पूछा हुआ है। बेटा एरर किसका पूछा हुआ? आपका नाउन का एरर है, संज्ञा का एरर इसमें आपका वहां पर पूछा हुआ है। नाउन के साथ में भी आपका नंबर वाली चीज इसमें जोड़ सकते हैं, इसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के साथ में भी आपका रखा जा सकता है। सिंटेक्स इसके सवाल के अंतर्गत भी इसे आपका वहां पर डाला जा सकता है। तो आई बॉट ए 5 रुपीज नोट, ठीक है। अब अगले ने कहा कि मैंने वहां पर क्या किया है, एक 5 रुपए का नोट खरीदा, मतलब पुराना नोट होगा, कोई लकी नंबर होगा उसके तरीके से। तो यहां आप गौर कर सकते हैं 5 आपके पास में कार्डिनल नंबर है, तो इसके साथ में ये जो है ये एस अप्लाई नहीं करेगा। तो 5 रुपीज का 5 रुपीज वापिस तो कैसे होगा? हाइफन लगेगा ही नहीं, एस आना ही नहीं आपका वहां पर। तो सिंपल सा पार्ट है आपका 5 रुपी होना चाहिए, 5 रुपीज वहां पर नहीं होगा। अगला सवाल, द साउंड द एज इन दैट इज ए, ये जो साउंड ये ध्वनि है दैट के अंदर, वो वहां पर कौन सा आपका फोनेटिक है जो आपको रिवील करके वहां पर लिखकर दिया गया है? तो एक्चुअल में द क्या है? दांतों से बोला जाता। तो पहली बात डेंटल शब्द इसमें होना जरूरी है, तो डेंटल इन दो में नहीं है। दूसरी बात ये फ्रिकेटिव है, फ्रिकेटिव दोनों में लिखा हुआ है, डेंटल दोनों में लिखा हुआ है। अब फर्क ये कि प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली बच्चा वहां पर आपका प्रेशर पड़ेगा, तो ये वॉइसलेस नहीं है, बल्कि ये कैसा है? वॉइस्ड डेंटल फ्रिकेटिव है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सवाल आपके समक्ष वहां रखा हुआ है। बहुत बच्चों ने कहा था ना कि सर लेवल बढ़ाओ, डेफिनेटली लेवल बढ़ गया बेटा आपका वहां पर,
हद से ज्यादा। मैंने कहा ना शुरू में तो बेस बनाते हैं हम लोग, लेकिन लास्ट में आते थे जो हमसे जुड़े रहते हैं उनको वहां पर बहुत बढ़िया फायदा आपका देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आओ। द टर्म इंटरलैंग्वेज रेफर्स टू, ये जो शब्द है इंटरलैंग्वेज, ये किसके लिए प्रयुक्त वहां पर होता है? इंटरलैंग्वेज का मतलब कम से कम दो भाषाएं आपकी वहां पर होनी चाहिए। ये तो तयशुदा बात है, लेकिन उसमें लर्नर का क्या होता है? अपना सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि केवल दो लैंग्वेजेस का साइमल्टेनियसली, निरंतर और लगातार स्थिति में आप क्या कर लें? उपयोग कर लें। यही पार्ट आपका इंटरलैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, आपका गैप इंटरलैंग्वेज में नहीं आता है। दोनों को मिलाकर एक लैंग्वेज बनाना ये नहीं होता, बल्कि पैटर्न ऐसा होता है कि ऐसा पार्ट जिसमें लर्नर निरंतर तौर पर विकसित क्रम लेकर आता है उस भाषाई प्रणाली का, ठीक है, उसमें सुधारात्मक आपका प्रतीकात्मक भाव वहां पर रखता है, ये पार्ट इंटरलैंग्वेज में आता है। और इससे बेटा टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर अपन इस टॉपिक के साथ में जोड़कर रख सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता या बहुभाषावाद के नाम से इसे जाना जा सकता है। अगले पे आए। द इडियम टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स, ये जो इडियम है आपका कि आप घोड़े के सामने, घोड़े के आगे क्या रखते हैं? गाड़ी रखते हैं, मतलब गलत यूज है, रॉन्ग ऑर्डर है, इम्प्रॉपर ऑर्डर है, अननेचुरल ऑर्डर है, ये इडियम आपसे वहां पर पूछा गया। तो ये सवाल वोकैबुलरी सेक्शन में है, और वोकैबुलरी सेक्शन में बेटा किसका सवाल है? इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल आपके समक्ष रख दिया गया। लोकोक्ति और मुहावरे वाला, मतलब प्रतीकात्मक अवस्था में आपसे मीनिंग पूछा गया। इसका मीनिंग है टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना या फिर प्रस्तुत करना, ये चीज इसके अंतर्गत आपकी वहां पर देखी जा सकती है। तो आज की क्लास के अंदर फिर से जो धांसू सवाल आपके समक्ष आ गए, और वहां टाइम भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस के अंदर आपका ढेर सारा नॉलेज आपको दिया जा रहा है। तो मैंने कहा था कि लास्ट तक सारे सवालों को जो देखेगा उसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से सायनारा।